नमस्ते, मैं विक्रांत और आज की इस डिजिटल चर्चा में आपका स्वागत है। बीते दिनों एक ऐसी खबर आई कि दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या एआई सच में इतनी बड़ी क्रांति है कि यह लोगों की नौकरियों को ख़त्म कर देगी। असल में हुआ ये कि दुनिया की एक बहुत प्रतिष्ठित बहुत बड़ी कंपनी ओरेकल ने घोषणा की कि वह 30,000 लोगों को नौकरियों से निकाल रही है, जिसमें से 12,000 लोग तो सिर्फ भारत में निकाले गए। और इसके साथ ही यह चर्चा तेज हो गई कि आने वाले समय में एआई से नौकरियों पर कितना संकट पड़ने वाला है, किसकी नौकरियां जाने वाली हैं, कौन सी नौकरियां आने वाली हैं। और भारत में तो विशेष चर्चा हो रही है, क्योंकि भारत की जो पिछले 20 साल की कहानी है, जो हमें नोएडा में दिखाई पड़ती है, गुरुग्राम में दिखाई पड़ती है, हैदराबाद में दिखाई पड़ती है, पुणे में दिखाई पड़ती है, बेंगलुरु में दिखाई पड़ती है, यह जो क्रांति है भारत की, यह असल में वही आईटी क्रांति थी जहां एआई इस समय अपना सबसे व्यापक प्रभाव दिखा रहा है। इसलिए यह चर्चा तेज हो गई है कि इस एआई के दौर में मेरी नौकरी सुरक्षित है कि नहीं है। दो तरीके की चर्चाएं आमतौर पर देखने को मिल जाती हैं। पहली चर्चा तो ये है कि ये एआई काम कैसे करता है, जीपीयू क्या है, मॉडल क्या है, ट्रेनिंग कैसे करते हैं, इसमें ये डेटा सेंटर क्या है। ऐसे बहुत से तकनीकी टर्म हैं जो तकनीकी विशेषज्ञों का काम है। लेकिन एक जो सामान्य सा सवाल है जो हम आप सबसे जुड़ा हुआ है, वो यही है कि एआई के इस दौर में मेरी और आपकी नौकरी सुरक्षित है कि नहीं है। इसलिए आज की यह पूरी डिजिटल चर्चा इस बात पर होगी कि दुनिया का इतिहास क्या कहता है। जब हम आर्थिक इतिहास का अध्ययन करते हैं, जब हम देखते हैं कि जब बड़ी तकनीकी क्रांतियां हो रही थीं, तो दुनिया की आर्थिकी में नौकरियां जा रही थीं, किस तरीके की नौकरियां आ रही थीं, जॉब और इकोनॉमी का ये रिलेशन, ये सिनेरियो कैसा हुआ करता था। इसके अलावा इस बात की भी चर्चा होगी कि आने वाले समय में एआई कौन कौन सी ऐसी नौकरियां हैं जिनको ख़त्म कर देगा। इस पर भी चर्चा करेंगे कि वो कौन सी नई नौकरियां हैं जिनको एआई जन्म देने जा रहा है। तीसरी चर्चा इस बात पर होगी कि भारत जो दुनिया का सबसे युवा देश है, जो दुनिया का आईटी सेंटर कहा जाता है, जिसने दुनिया को ग्लोबल आईटी टैलेंट दिया है, उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है, उसकी इकोनॉमी में इसका क्या असर पड़ने वाला है, उसके युवाओं के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, इतिहास में चलते हैं। आर्थिक इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें दो बड़ी क्रांतियां दिखाई पड़ती हैं। एक 18वीं सदी में जो क्रांति चालू हुई थी, जिसे हम औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करते हैं। जब स्टीम इंजन बना तो नई नई मशीनों को बनाने का रास्ता खुल गया, दरवाजा खुल गया, और उसके बाद से फैक्ट्रियां बनने लगी, नई मशीनें बनने लगी, और जो दुनिया की 2/3 आबादी खेतों में काम करती थी, उसका एक बड़ा हिस्सा इन फैक्ट्रियों की तरफ चला गया। उसने वहां नौकरियां पाई और दुनिया की आर्थिकी में एक नया ही बदलाव दिखा, जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। और उसकी चर्चा आज तक होती है कि किस तरीके से इस इकलौती क्रांति ने दुनिया की पूरी आर्थिक संरचना और व्यवस्था को ही बदल कर रख दिया था। दूसरी महत्वपूर्ण क्रांति हमें 20वीं सदी में दिखाई पड़ती है, जिसे हम आईटी कंप्यूटर डिजिटल क्रांति कह सकते हैं। जब एक तरफ कंप्यूटर बनाए जा रहे थे, इंटरनेट बनाया जा रहा था, डिजिटल बदलाव हो रहे थे, तो ये एक और क्रांति थी जहां इस बात की चर्चा थी कि अगर कंप्यूटर आ जाएंगे, अगर इंटरनेट आ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, लोगों के काम जो होते हैं वो कौन करेगा। तो इस तरीके से इस चर्चा ने भी नौकरियों के संकट को लेकर चर्चा किया था। लेकिन परिणाम ये हुआ कि इंटरनेट, कंप्यूटर और इस डिजिटल अर्थव्यवस्था के आ जाने से हमने देखा कि आईटी जैसा सेक्टर खड़ा हुआ, बीपीओ आया, ई कॉमर्स आया, ऐसे बहुत से बदलाव आए जिन्होंने कई कई करोड़ नई नौकरियों का सृजन किया और दुनिया की आर्थिकी को पहले से ज़्यादा कहीं कनेक्टेड और पहले से ज़्यादा कहीं समृद्ध बनाने में योगदान किया। अब इसी में एक जुड़ा हुआ किस्सा है एटीएम का। बड़ा अच्छा उदाहरण है कि जब एटीएम आ रहा था तो खतरा जताया गया था कि जो बैंक का कैशियर है, जो क्लर्क है, वो क्या करेगा अगर एटीएम ही कैश लोगों को देने लगेगा। तो हुआ ये कि जो कैशियर थे, जो क्लर्क थे, उनको फाइनेंशियल एडवाइसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ मोड़ दिया गया। एटीएम भी रहा, और हमने देखा कि इंटरनेट और कंप्यूटर के आ जाने के बाद से जो दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था थी वो पहले से कहीं ज़्यादा विकसित हुई, विस्तारित हुई, समृद्ध हुई। कई करोड़ लोगों को नौकरियां मिली। बैंकिंग सेक्टर के बड़े हो जाने की वजह से उसके अगल बगल उससे जुड़ी बहुत सी ऐसी बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय सेवाओं से जुड़े रोजगार तैयार हुए, जुड़े सेक्टर तैयार हुए, जिसने नौकरियों को पैदा करने में बहुत योगदान दिया, के बजाय इस बहस को कि नौकरियां चली जाएंगी।
यानी कि जब हम ये उदाहरण देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि एटीएम खतरा नहीं था, इंटरनेट खतरा नहीं था, कंप्यूटर खतरा नहीं था, बल्कि इन्होंने तो दुनिया की आर्थिकी को और समृद्धि किया था। आज आप सोचिए एटीएम की क्या स्थिति है। जब दुनिया यूपीआई और मोबाइल पेमेंट के दौर में जा चुकी है तो वहां एटीएम की प्रासंगिकता हमको अब थोड़ी बहुत खत्म होती दिखाई पड़ रही और हो सकता है कि आने वाले समय में यह और सिकुड़ जाए। यानी कि खतरा तकनीकी बदलाव नहीं है, खतरा कुछ और है। मार्क ट्वेन का एक कथन है कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन दोनों पूर्ववर्ती जो क्रांतियों का हमने जिक्र किया, औद्योगिक क्रांति और डिजिटल क्रांति, इससे अलग है एआई क्रांति, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। इसलिए मार्क ट्वेन का ये कथन बड़ा जरूरी हो जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, पर उसकी जो प्रतिध्वनियां होती हैं वो हमें अक्सर सुनाई देती रहती हैं। पैटर्न वही दिखाई पड़ रहा है कि जब ये बदलाव हो रहा है तो कुछ काम मशीनें करेंगी, कुछ काम मनुष्य मशीनों के साथ मिलकर करेगा, और इस तरीके से कुछ नौकरियां जाने वाली हैं और कुछ नई नौकरियां आने वाली हैं। पिछली दोनों क्रांतियों में हमने देखा कि नौकरियां गई नहीं बल्कि नई नौकरियां आ गईं, और इसलिए इन दोनों क्रांतियों ने आर्थिकी को समृद्ध किया। लेकिन क्या तीसरी क्रांति में भी यही होने वाला है? तो आइए इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जॉब को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें दो तकनीकी शब्दों को भी समझ लेना चाहिए। एक शब्द है ऑटोमेशन और एक शब्द है अगमेंटेशन। ऑटोमेशन मतलब चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, जो रूटीन जॉब है, जो क्लर्क का काम है, जो डेटा फीडिंग का काम है, जो अकाउंटिंग का काम है, जो सामान्य कोडिंग का काम है, जो भी काम एक निश्चित पैटर्न में होता है जिसको एआई बहुत आसानी से सीख सकता है, कर सकता है, वो काम ऑटोमेट हो जाएंगे। वो काम करने वाले लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। दूसरा पहलू है अगमेंटेशन का। अगमेंटेशन क्या कहता है? अगमेंटेशन को ऐसे समझिए कि आप काम तो मशीन से करेंगे, काम तो एआई से करेंगे, लेकिन आपकी जरूरत बराबर बनी रहेगी। यानी कि जो मशीन होगी, जो एआई होगा, जो रोबोट होगा, वो आपका सहयोगी होगा। उदाहरण के रूप में कुछ सेक्टर में बात कर लेते हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास बहुत से मरीज आते हैं, बहुत सी रिपोर्ट आती है। कई बार कुछ ऐसे भी मरीज आते हैं जहां सिम्टम बहुत अलग होते हैं। इसके लिए डॉक्टर को बहुत मोटी मोटी किताबें, लाइब्रेरी वगैरह, और उसको समझना पड़ता है कि इस सिस्टम को किस दवा के साथ ठीक किया जा सकता है, ये किस बीमारी के लक्षण है, इसमें समय लगता है। ऐसे ही अगर 200-400 मरीज हैं और एक दिन में अगर डॉक्टर को सबकी रिपोर्ट देखनी पड़ जाए तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो सकती है, बहुत समय लग सकता है और बहुत पेचीदा भी हो सकती है। यानी कि अगर डॉक्टर के पास अगर ऐसा कोई एक ऑटोमेटेड डिवाइस है, एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, एक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है जो इसकी मदद रिसर्च में कर सकता है, जो तमाम रिपोर्ट को पढ़ने में कर सकता है, तो इससे डॉक्टर की मदद हो जाएगी और मरीजों को बेहतर और एक सीमित समय में अच्छा इलाज भी उपलब्ध हो पाएगा। ऐसे ही जब हम वकील, लॉयर की बात करते हैं, एडवोकेट की बात करते हैं, तो उनको भी बहुत सारे कानून की पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है, ड्राफ्ट तैयार करने पड़ते हैं, बहुत सी चीजें हैं। वो भी एआई का इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं। यानी कि ना तो यहाँ डॉक्टर हटाया जा रहा है, ना तो यहाँ एडवोकेट हटाया जा रहा है। यहाँ बस मेरे कहने का मतलब ये है कि एआई आपके पर्सनल असिस्टेंट के रूप में आपके साथ काम कर रहा है। ऐसे ही इंजीनियर को कई बार डिज़ाइन तैयार करने होते हैं, सिमुलेशन करना होता है, तो उसमें भी एआई आपको मॉडल बनाने में मदद कर सकता है। जर्नलिस्ट हैं या प्रोफेसर हैं या रिसर्चर हैं, उनको भी एक बहुत बड़े डेटा को पढ़ना पड़ता है, फैक्ट चेक करना पड़ता है, डीप रिसर्च करना पड़ता है। एआई यहाँ उनको इस डीप रिसर्च में बहुत अच्छी मदद कर सकता है। और मैंने तो महसूस किया है ये जो जनरेटिव काम है, यहाँ पे एआई पहले की तुलना में काफ़ी गुणवत्तापूर्वक परिणाम अब देने लगा है, बशर्ते कि आप उसको किस तरीके से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ट्रेन कर रहे हैं या प्रॉम्प्ट उपलब्ध करा रहे हैं। यानी कि हम ये देखते हैं अगमेंटेशन के क्षेत्र में कि एआई सीधे तौर पर आपको रिप्लेस नहीं करता है, बल्कि आपके साथ मिलकर काम को सरल ही बनाता है। तो ये जो बहस है कि दुनिया का भविष्य एआई है और एआई लोगों की नौकरियों को ऑटोमेट कर देगा, मुझे लगता है कि इस बहस का जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा दृष्टिकोण है वो ये है कि आने वाले समय में मनुष्य एआई मशीन के साथ मिलकर बेहतर परिणाम और बेहतर तरीके से एक बेहतर दुनिया बनाने की तरफ काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा, बशर्ते इसके कुछ खतरे हैं जिन पर भी हम बातचीत कर लेते हैं। खतरा क्या है? पहला खतरा तो मैंने जिसका जिक्र किया
कि जितने भी रिपीटेटिव नेचर के काम हैं, जिनका पैटर्न शेप है, वो नौकरियां नहीं बचने वाली हैं। चाहे वो ऑपरेटर की नौकरी हो, वो डेटा एंट्री हो, वो काउंटर बिलिंग हो, वो रूटीन ऑफिस वर्क हो, ये सारी नौकरियों को एआई मशीन के साथ मिलकर कंप्लीटली ऑटोमेट कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और यही ओरेकल जो 30,000 नौकरियों का खतरा अभी हमने उदाहरण के रूप में देखा, यही वो खतरा है जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो एक तो ये खतरा हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन जब इस खतरे की हम बात करते हैं तो यहीं पे एक सवाल आ जाता है कि क्या हम एआई से आने वाले अवसरों के लिए तैयार हैं, क्योंकि अवसर भी बहुत बड़ा आने वाला है। और उस तैयारी से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये अवसर क्या होते हैं। पहला अवसर तो ये है कि एआई जो है वो उसको डेवलप करने के लिए, उसके मॉडल को बनाने के लिए, उसके मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमें एक अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत है, एक अच्छे एक्सपर्ट की ज़रूरत है। यानी कि एक नया सेक्टर ही तैयार हो रहा है एआई डेवलपमेंट का, जहां बड़े स्तर पर नौकरियां आने वाली हैं। दूसरा है डेटा एनोटेशन, डेटा लेबलिंग। एआई कैसे काम करता है? एआई एक बहुत बड़े डेटा सेट पे काम करता है जिसको ट्रेन किया जाता है, फिर एक मॉडल बनाया जाता है, और जब हम उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, जब हम उसको कुछ करने के लिए तैयार करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक तरीके से वो काम करने लगता है। लेकिन ये जो डेटा है, ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सही डेटा है, क्या गलत डेटा है, यही डेटा एनोटेशन है, यही डेटा लेबलिंग है। इसके लिए एक बहुत बड़े वर्कफोर्स की जरूरत है, क्योंकि यह काम मनुष्य ही करने वाला है। और इसलिए भारत के सामने, भारत के युवाओं के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो डेटा एनोटेशन, डेटा लेबलिंग जैसे कामों को सीख सकते हैं और एआई के इस दौर में अपनी नौकरी, अपना पेशा, अपना रोजगार बचा सकते हैं। तीसरा है साइबर सिक्योरिटी। एआई इतना बड़ा साइबर खतरा है, एआई इतना बड़ा इथिकल खतरा है, इतना बड़ा मोरल खतरा है कि हम इसको अगर समझने पे उतर जाएं तो एआई हमारी पूरी दुनिया में एक नई किस्म की समस्या उत्पन्न कर सकता है। और हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से डीप फेक, जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करके आज फ्रॉडरी की जा रही है, डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं। युद्ध में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया भर में साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, यानी कि साइबर सिक्योरिटी की भी ज़रूरत बढ़ेगी। इसलिए अगर कल को कोई कंपनी, कोई व्यवसाय, कोई भी व्यक्ति अगर एआई से जुड़े कोई व्यवस्था को अपने कंपनी में, अपने घर में, अपनी चीज़ों पे लगाता है, तो उसे साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी सजग होना होगा। और यहीं पे साइबर सिक्योरिटी में भी एक नई बड़े स्तर पर नौकरियों की डिमांड आती दिखाई पड़ रही है। एक और ज़रूरी पहलू है, इस पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन मुझे लगा कि इस पर तो बात कर ही लेनी चाहिए, वो है एआई इथिक्स का। इथिक्स क्या है? जब हम बच्चे थे तो हमने ये कैसे तय किया कि कोई चीज़ सही है, कोई चीज़ गलत है, कोई किसी को कैसे बात करना है, किसी को किसी की बात क्यों माननी है, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। ये जो नैतिकता है, ये जो हमारा जो इथिक्स है, ये कैसे आया? क्योंकि हमें हमारे शिक्षकों ने पढ़ाया, हमें हमारे परिवारों ने बताया कि ये सही है, ये गलत है, इसलिए हम इस चीज़ को समझ पाते हैं। एआई भी आज वही बच्चा है जिसे इथिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसे उन लोगों की ज़रूरत है जो बता सकें एआई के मॉडल को कि क्या इथिकल है, क्या इथिकल नहीं है। ये करना इसलिए ज़रूरी है कि हाल के हमने बहुत से खबरों को देखा है जिसमें लोगों ने एआई का इस्तेमाल अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है, सुसाइड के लिए किया है, बहुत सी ऐसी चीज़ों के लिए किया है जो समाज और दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए एआई को ये इथिक्स समझाना बहुत ज़रूरी है कि क्या सही है, क्या गलत है। और आने वाले समय का ये भी एक बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ भी लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसलिए नौकरियों की एक बड़ी पूल यहाँ भी तैयार करने की ज़रूरत है। एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। अभी मैं जो देखता हूँ, बहुत से बच्चों को देखता हूँ, लोग गूगल की तरह एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि एआई का इस्तेमाल हमें गूगल की तरह नहीं करना है। आपको बेहतर परिणाम किसी भी एआई प्लेटफॉर्म से, वो परप्लेक्सिटी हो, जेमिनी हो, चैट जीपीटी हो, क्लाउड हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आपको बेहतर परिणाम चाहिए एआई से, तो आपका प्रॉम्प्ट कितना बेहतर है इस बात से तय होगा। इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां लोगों को प्रॉम्प्ट ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो अपने आप में ये एक बहुत अनोखा सेक्टर है। यानी कि जो नौकरियां आपको जाती दिख रही हैं, वो नौकरियां, मैं डेस्क जॉब की बात कर रहा हूं, जो रूटीन जॉब की है, वो यहाँ पे आके सेटल हो सकते हैं। अब उसमें जो डेटा सेंटर हैं, जो एआई के मॉडल हैं, जो तकनीकी क्षेत्र है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत कुछ है। तो वो जो इससे जुड़े हुए जो एलाइड सेक्टर्स आएंगे, उनमें तो नौकरियां आने ही आने वाली हैं। यानी कि हम इस बात को तो समझ पा रहे हैं कि ये वास्तविकता है कि कुछ नौकरियां जा रही हैं और कुछ नौकरियां खत्म होने वाली हैं, कुछ नौकरियां बदल जाने वाली हैं।
और बहुत बड़े स्तर पर नई नौकरियों के आने की कहानी भी हमें दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा आंकड़ों से इसको समझ लेते हैं। IMF का आंकड़ा कहता है कि अगर आज के समय में आपके किसी जगह पे जहां पे आप काम करते हैं, अगर 10 लोग काम करते हैं तो उसमें से 4 लोगों की नौकरी जाने वाली है। डेवलप नेशन में यह खतरा 60% है। भारत जैसे विकासशील देशों में यह खतरा अभी 26% के आसपास दिखाई पड़ रहा है। और भारत के लिए खतरा बड़ा हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के सामने असली चुनौती ये है कि उसकी एक बहुत बड़ी नई युवा आबादी जॉब मार्केट की तरफ जाने वाली है। और अगर वहाँ डेस्क जॉब बचेंगे ही नहीं तो जिनकी एंट्री ही डेस्क जॉब से होती है उन बच्चों का क्या होगा। इसलिए हमको ये समझना होगा कि इस पूरे परिवर्तन के दौर में वो कौन लोग हैं जो बच जाएंगे। मैं मोटी मोटा जो समझ पा रहा हूँ वो ये समझ पाता हूँ कि 2 लोग पूर्णतः सुरक्षित हैं। एक जो बहुत सुपर क्रिएटिव लोग हैं, जिनके पास नए विचार हैं, नए समाधान हैं, जिनकी कल्पनाशीलता बहुत अच्छी है, वो AI के दौर में रिप्लेस नहीं होंगे। दूसरे वो लोग जो तकनीक रूप से बहुत दक्ष हैं, जो जानते हैं कि AI का मॉडल कैसे बनाता है, AI के डेटा को ट्रेन कैसे करना है, इसको मैनेज कैसे करना है, इम्प्रूव कैसे करना है, इन लोगों की भी नौकरियां कहीं नहीं जा रही हैं। यानी कि AI के दौर में हमको या तो बहुत सुपर टैलेंटेड होना होगा इन टर्म्स ऑफ AI डेवलपमेंट, मॉडल, डेटा ट्रेनिंग, इन सारी चीज़ों में, या तो आपको बहुत क्रिएटिव होना होगा, आपको सवाल फ्रेम करना आना चाहिए, आपको कुछ नया सोचना आना चाहिए, आपके अंदर कुछ आर्ट होना चाहिए। वो अभी AI रिप्लेस करता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और भारत के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की जो औसत युवा आबादी है वो तकरीबन 28.4 वर्ष की, मतलब मान लेते हैं 29 साल की है। इसलिए भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। आने वाले 2030 तक भारत में 68% आबादी कार्यशील होगी जिसे काम की जरूरत होगी। यही हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है और यही हमारा सबसे बड़ा जोखिम है कि अगर इस आबादी को हमने सही समय पे इसके स्किल के हिसाब से अगर हमने इसको नौकरियां नहीं दी तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा जोखिम बन सकता है। और जोखिम इसलिए बन जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ स्किल मिसमैच है। हम जो पढ़ा रहे हैं, जो बाजार को चाहिए, दोनों में अभी भी एक बहुत बड़ा गैप है। ये वास्तविकता है जिस पे मुझे लगता है कि 20, 25, 30, 35 सालों से चर्चा होती ही आ रही है कि ये मिसमैच क्यों दिखाई पड़ रहा है। हम ये भी देख पा रहे हैं कि बहुत से ऐसे ग्रेजुएट हैं आज के समय में, और ये ग्रेजुएट आपको लग रहा होगा कि प्राइवेट कॉलेज और छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज और बड़े मैनेजमेंट कॉलेजेस में पिछले 3 साल के प्लेसमेंट का डेटा निकालिए और देश के टॉप IIT, टॉप IIM, टॉप NIT जैसे तमाम जो बहुत मतलब नौकरियों के मामले में गारंटी माने जाने वाले संस्थान हैं, आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जो ग्रेजुएट हैं उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। तो ये संकट है जिसको हमको समझना होगा। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसमें इस जोखिम को हमको बचाना होगा, तभी भारत आने वाले समय में एक समृद्ध अर्थव्यवस्था बन सकता है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि अगर भारत में 12% स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार कर दिए जाएं तो तकरीबन 13.5% नई नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। यानी कि भारत को हर हाल में इसी स्किल वर्कफोर्स पे काम करना होगा, स्किलिंग पे काम करना होगा, हमें AI ट्रेनिंग पे काम करना होगा, AI इकोसिस्टम पे काम करना होगा। और जितना जल्दी हम ये कर पाएंगे उतना जल्दी दुनिया के इस बदलते जॉब मार्केट में अपने युवाओं को बचा लेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी डेटा बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि 50% कर्मचारियों को आने वाले वर्षों में नया काम, नया स्किल सीखना होगा, तभी वो इस बदलते श्रम बाजार में खुद को बचा पाएंगे। 2027 तक यानी कि अगले साल तक ही अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं तो उनमें से 44% स्किल की ज़रूरत नहीं होगी, वो बदल जाएंगी, आपको इन्हें भूलना होगा। मतलब ये खतरा बहुत बड़ा है। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे, खुद को री-स्किल नहीं करेंगे, अप स्किल नहीं करेंगे, तो AI के इस बदलते दौर में शायद आपकी नौकरी भी खतरे में है और वो आज नहीं तो कल जाने वाली है। तो दुनिया के इस AI आधारित जॉब मार्केट में आपका स्वागत है, जहां 3-4 लोग ही बचने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग को जानते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो किसी समस्या को बहुत आसानी से, बहुत नए तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिनके अंदर रचनात्मकता है, वो कुछ नई रचना तैयार कर सकते हैं, जिनके पास डेटा समझने की शक्ति है, डेटा को कैसे ट्रेन करना है, AI को कैसे बनाना है, जिनके पास इसकी समझ है, वो बचने जा रहे हैं। हमको भी थोड़ा सोचना होगा, जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं उनको समझना होगा
कि आंख मूंद लेने से खतरा नहीं गायब हो जाता है। आपको एआई को स्वीकारना होगा, इसके यथार्थ को स्वीकारना होगा, इसे आपको सीखना होगा। हम जो ये रट्टा मार शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते रहते हैं, इसकी आलोचना से बाहर निकलिए, कुछ नई चीज़ें सीखिए। दुनिया भर में बहुत कुछ उपलब्ध है जिससे सीखा जा सकता है, और एआई तो बिल्कुल सीख लीजिए, क्योंकि अगर इसके खतरों को बहुत गंभीरता से समझना हो तो एक बहुत अच्छा निष्कर्ष ये है कि एआई दुनिया की ऐसी तकनीकी क्रांति है जो आने वाले समय में खुद को ट्रेन करेगी, खुद को बेहतर करेगी, और जिस दिन यह करने में सक्षम हो जाएगी, ये जो हम नौकरियों के संकट की बात कर रहे हैं, हमें दोबारा सोचना होगा कि अगर एआई ही खुद को बेहतर करने लगेगी तो इसको बेहतर करने वालों की जो नई नौकरियों की हम बात कर रहे हैं वो भी तो खत्म हो जाएंगी। तो इस संकट को समझते हुए खुद को रीस्किल करिए, अपस्किल करिए, जो पहले सीखा उसे भूलिए, कुछ नया सीखिए, और इस दुनिया के बदलते श्रम बाजार में खुद को तैयार करिए, ताकि आपकी नौकरी, आपका रोजगार, आपका पेशा, आपका ये रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध रहे, बचा रहे, और आप भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें, अपनी जगह सुनिश्चित कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। आप इसे सुनिए, साझा करिए, और कोशिश करिए कि थोड़ा बहुत एआई हम सब लोग मिलकर सीखते रहें, ताकि दुनिया में हमारे अपने श्रम की प्रासंगिकता बनी रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।